भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं। भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में यह दूसरे नंबर पर आता है। देश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी अपनी सरकार ने देश के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास का बीड़ा उठाया। इसके लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग चुना गया। 12वीं योजना तक, जो 2012 से 17 तक रही, इसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग के गठन के पश्चात पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट था उसे ड्रॉप कर दिया गया तथा 3 ईयर एक्शन प्लान द्वारा रोड मैप सुझाया गया, जिसके आधार पर देश की अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता पर आने से पहले यह बात सोचनी जरूरी हो जाती है कि ये विकसित और विकासशील 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं सामान्य रूप से विश्व पटल पर हमें देखने को मिलती हैं। अब इनके बारे में कोई एक ऐसी डेडलाइन या कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके आधार पर पूरी तरह यह सुझाया जा सके कि ये विकसित अर्थव्यवस्था है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित और विकासशील शब्दों के बीच का अंतर तुलनात्मक आधार पर होता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश की तुलना में विकसित हो सकता है। जैसे भारत इस उपमहाद्वीप में एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि वह पाकिस्तान या बांग्लादेश या लंका इनसे विकसित है, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में वह अविकसित की श्रेणी में आता है। लेकिन ओवरऑल अपन देखते हैं तो जो विश्व अर्थव्यवस्थाओं को मापने के मानक हैं, उनके आधार पर हम यह पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, जो न पूर्ण रूप से विकसित अर्थव्यवस्था बन पाई है और न ही पूरी तरह से अविकसित अर्थव्यवस्था है। अब इस विकासशील अर्थव्यवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कम राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। सन 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय 10,360 करोड़ रुपए थी। 1915-16 में यह 1 अरब 34 करोड़ 9,08,092 करोड़ रुपए हो गई है। एक बहुत बड़ा अंतर हमें दिखाई देता है 1950-51 और 15-16 के आंकड़े के मध्य में। लेकिन फिर भी यह अन्य विकसित देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इसकी तुलना में बहुत कम है। तो अपन जब विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं या उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं की राष्ट्रीय आय पर दृष्टिपात करते हैं, तो यह पाते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का स्तर काफ़ी न्यून है। दूसरी प्रमुख विशेषता है कम प्रति व्यक्ति आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी बहुत नीचा है। भारत में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण देश में निर्धनता की स्थिति विद्यमान है। यहाँ करोड़ों व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति निबल राष्ट्रीय आय सन 1950-51 में 274 रुपया थी, जो 2015-16 में 93,231 रुपया हो गई है। निश्चित रूप से एक प्रगति देखने को मिलती है, आय में वृद्धि देखने की स्थिति मिलती है। लेकिन फिर भी जब अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का स्तर हमारे देश का काफ़ी अभी कम है, नीचा है। तीसरी विशेषता कृषि की प्रधानता।
भारत कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश जनसंख्या देश के छोटे छोटे गांवों में निवास करती है। 6 लाख से ऊपर गांव देश में हैं, जिनमें अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, और उस जनसंख्या का रोजगार का प्रमुख साधन कृषि है। वर्ष 14-15 में देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 17.4% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त हुआ। आज भी हम पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान कुल अर्थव्यवस्था के योगदान का लगभग 1/6 हिस्सा रहता है। तो 1/6 भाग अर्थव्यवस्था का कृषि पर आधारित है। हमारी श्रम शक्ति का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। यह असंतुलित व्यावसायिक वितरण का प्रतीक है। दूसरी ओर विकसित देशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग गैर कृषिगत क्षेत्र में लगा हुआ है। हमारे यहाँ श्रम शक्ति मैक्सिमम, अधिकतम जो श्रम शक्ति है वह कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का नियोजन कम हुआ है। तो औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के बीच में श्रम शक्ति के नियोजन के संबंध में भारी असमानता देखने को मिलती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तथा भारत की ग्रामीण जनता के जीवन का आधार है। चौथी विशेषता आती है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रवृत्ति हमें जनसंख्या के संबंध में यह देखने को मिलती है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से जनसंख्या का आकार बहुत तेजी से बढ़ा है। जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। विश्व में चीन के बाद भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई थी। अब हम ऐसा एक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 130 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। वार्षिक वृद्धि दर अधिक होने से जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 करोड़ व्यक्ति यानी 1,70,00,000 व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। भारत में उपलब्ध प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम विदोहन से भी बढ़ती जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च बनाना संभव नहीं है। जनसंख्या जिस तेज गति से बढ़ रही है और जितने प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, यदि उन संसाधनों का हम कुशलतम उपयोग कर लेते हैं, विदोहन भी अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, तब भी जनसंख्या के इतने बड़े भाग का जीवन स्तर सुधारने में बड़ी मुश्किल सरकार को महसूस होती है। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना संभव प्रतीत नहीं होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जनाधिक्य होने से भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों की भी कमी उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त महंगाई, बेरोजगारी, अपराध वृत्तियाँ ये तेज गति से बढ़ रहे हैं। सामाजिक जो बुराइयां हैं, चूँकि जनाधिक्य है, ऐसी स्थिति में उन चीज़ों में भी बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इस सब के परिणाम स्वरूप यानी एक तरफ तो अपने पास भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा इनकी कमी, और दूसरी तरफ कई प्रकार की बुराइयां पैदा हो गई, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, अपराध की वृत्तियां बढ़ गई। इस सब के कारण लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी व अल्प रोजगार। भारत में श्रम की प्रचुरता है, जनाधिक्य है, बहुत तेज गति से जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन समस्त कार्यकारी जनता को लाभकारी रोजगार दिलाना बहुत कठिन है। कार्यकारी जितनी भी जनसंख्या है उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना अर्थव्यवस्था में ये बहुत बड़ी चुनौती है। भारत में अच्छे रोजगारों के सृजन की गति में प्रमुख बाधा कुल रोजगार में विनिर्माण का छोटा हिस्सा होना है। रोजगार का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह आज भी कृषि क्षेत्र है। विनिर्माण में रोजगार देने की क्षमता काफ़ी कम है, इसलिए इन अधिक से अधिक लोगों को लाभकारी
रोजगार उपलब्ध कराना ये बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास व संवर्धन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत में अल्प रोजगार की समस्या भी विद्यमान है, यानी जो श्रम शक्ति हमारे पास उपलब्ध है उसको पूर्ण रोजगार तो है नहीं, उसके पश्चात भी जो श्रम शक्ति विनियोजित है, काम कर रही है, वह भी अल्प रोजगार की स्थिति में है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी भीषण रूप में दिखाई देती है। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि के क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी विद्यमान है। ये छुपी हुई बेरोजगारी का कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए कृषि भूमि के जिस भाग पर 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं, वहाँ 6 व्यक्ति काम कर रहे हैं, क्योंकि उन बाकी के 4 व्यक्तियों के पास अन्य काम नहीं है, इसलिए उनको भी उसी भूमि के टुकड़े पर अपना श्रम का कार्य करना पड़ता है। तो जो काम 2 व्यक्तियों के द्वारा संपादित होना था वह 6 व्यक्तियों के द्वारा संपादित होता है। तो एक प्रकार से छिपे हुए रूप में ये 4 लोग बेरोजगार हैं। अगर ये 4 इनको दूसरा कोई रोजगार उपलब्ध होता तो वहां नियोजित हो सकते थे। तो एक प्रकार से छिपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। इस कारण से क्या है कि कृषि के क्षेत्र में श्रम का सीमांत उत्पाद नगण्य, शून्य या कहीं कहीं नेगेटिव भी हो जाता है कि श्रम का जो सीमांत उत्पाद है, श्रम की जो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उत्पादन क्षमता है, वो क्षमता नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि पहले से ही अतिरिक्त मात्रा में श्रम नियोजित है। नेक्स्ट है पूंजी का अभाव एवं पूंजी निर्माण की धीमी गति। भारत में प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण अर्थव्यवस्था में बचत और विनियोग का स्तर नीचा है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये पूरी तरह इनकम पर डिपेंड करते हैं। आय अधिक होगी, बचत अधिक होगी, बचत अधिक होगी तो निवेश अधिक होगा। अब जब आय कम है तो बचत भी कम होगी, और जब बचत कम होगी तो निवेश भी कम होगा। देश में बचत अनुत्पादक कार्यों में व्यय होने से पूंजी की कमी सदैव बनी रहती है। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने, प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने, नए उद्योग स्थापित करने आदि सभी कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता रहती है। भारत में चूंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, आर्थिक विकास में थोड़ी सी भी आय बढ़ने पर वे व्यक्ति अपनी दबी हुई इच्छाओं की तुष्टि में लग जाते हैं, क्योंकि पहले से एक गरीबी का स्तर होता है। उस स्तर में जो सामान्य मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं हैं वह भी व्यक्ति के पास नहीं होती हैं। तो वैसी स्थिति में वह जब शुरुआती उसकी बचतें होती हैं, उनसे मकान बनाना, जेवर खरीदना, वाहन खरीदना, अच्छे वस्त्र पहनना, इस तरह के खर्चे वो बढ़ा लेता है और इन पर उस बचत को व्यय कर देता है। जो बचत निर्माण में लगनी चाहिए थी, जिसका निवेश इस प्रकार से होना था कि जिससे वह देश में अधिक निर्माण के क्षेत्र में प्रयुक्त हो सकती थी, उसको हम बजाय उस जगह पर प्रयुक्त कर पाने के, चूंकि गरीबी की स्थिति है और स्थिति जब किसी को थोड़ा सा उससे बाहर निकलने की बनती है तो वो बेसिक चीजों की पूर्ति करने पर उसको व्यय कर देता है। तो इससे पूंजी का अभाव बना रहता है और पूंजी निर्माण की गति धीमी बनी रहती है। नेक्स्ट, निम्न जीवन स्तर। किसी भी देश का उच्च जीवन स्तर उस देश की प्रगति को इंगित करता है, उस देश को विकसित देश साबित करने का काम करता है। भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय ये कम होने के कारण अधिकांश लोगों को सामान्य उपयोग की वस्तुएं भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाती हैं। अधिकांश जनता कुपोषण का शिकार है। यहाँ प्रति व्यक्ति 2000 कैलोरी आहार ही उपलब्ध हो पाता है, जबकि स्वस्थ मनुष्य के लिए 3000 कैलोरी आहार की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश लोगों के पास
अच्छे आवास, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। इन सारी चीज़ों की कमी होने की वजह से आवास अगर प्रॉपर नहीं होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर प्रॉपर नहीं होंगी, शिक्षा की सुविधाएं अगर प्रॉपर नहीं होंगी, तो ऐसी स्थिति में जीवन स्तर या जीवन की जो क्वालिटी है वो निम्न हो जाती है, नीची हो जाती है, जो इस अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। जो अधिकांश विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इसकी तुलना में भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय निम्न होने से उनका जीवन स्तर भी निम्न है। धन व संपत्ति वितरण में असमानता है। अगली विशेषता आती है भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें जो देखने को मिलती है कि इस अर्थव्यवस्था में धन और संपत्ति के वितरण में भारी असमानताएं देखने को मिलती हैं। देश में धन और संपत्ति के वितरण के संबंध में 1990-91 के आंकड़े अगर अपन कृषि क्षेत्र के देखते हैं तो वहाँ पाते हैं कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की भू जोतें संख्या में मात्र 1.6% थी, जबकि इनका क्षेत्रफल 17.4% था। स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए विभिन्न भू सुधारों के बाद आज भी देश में लाखों बड़े किसान हैं जिनके पास बेनामी जमीन है। दूसरी तरफ सीमांत और भूमिहीन किसान हैं और उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 59% किसान ऐसे हैं जिनके पास मात्र 1 हेक्टेयर तक भूमि है तथा कुल भूमि में उनका हिस्सा मात्र 14.9% है। शहरी क्षेत्र की जो संपत्ति का वितरण है उसमें भी भारी असमानताएं, विषमताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक शहर में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों का उपहास उड़ाती हुई गगनचुंबी महलनुमा इमारतों के निर्माण की होड़ सी लगी हुई है। जहाँ कहीं अच्छी अच्छी कॉलोनीज बनी हुई हैं उन्हीं के पास हम स्लम एरियाज भी देख पाते हैं। यानी एक तरफ झुग्गी झोंपड़ियों में बड़ी संख्या में निवास करने वाले लोग, दूसरी ओर आलीशान मकानों में निवास करने वाले चंद लोग। ये एक भारी असमानता, विषमता भारतीय अर्थव्यवस्था के महानगरों में सामान्य रूप से परिलक्षित होती है। नेक्स्ट है निर्धनता का कुचक्र। निर्धनता के कुचक्र से आशय आर्थिक शक्तियों के इस प्रकार चक्राकार घूमने से है जिससे देश कभी भी संपन्न न हो सके, अर्थात सदैव निर्धन बना रहे। प्रोफेसर नरखसे ने निर्धनता के कुचक्र के बारे में विस्तार से बतलाया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक निर्धन व्यक्ति के पास खाने को पर्याप्त सामग्री नहीं होती तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो कम खाने के कारण उसका शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर होने के कारण उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और कार्यक्षमता कम हो जाती है तो उसकी आय कम हो जाती है। इस सब का मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर वो निर्धन का निर्धन ही बना रहता है। यह दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है तो निर्धन व्यक्ति निर्धन ही बना रहता है। तो देश में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाकर और विदेशों से पूंजी आयात करके निर्धनता के कुचक्र को तोड़ा जा सकता है। जो निर्धनता की श्रेणी में आए हुए व्यक्ति हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करके तथा उनके लिए रोजगार उपलब्ध करा करके इस कुचक्र को तोड़ा जा सकता है।